तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड से हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं और उनके पतन के कारणों का विश्लेषण करें। तो इसमें हमें बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी प्रमुख विशेषताएं और उनके पतन का कारण क्या था। तो दोस्तों इसमें मैं आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छी डिटेल में समझाने वाला हूँ और हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, तो आप वीडियो थोड़ी सी स्पीड अप करके देख सकते हैं जिससे आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी ना लगे, क्योंकि आप ट्वेल्थ क्लास में आ चुके हो और आपको बोर्ड्स देने हैं इस बार, तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा वहाँ। तो मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको, और एक बार आप ये वीडियो समझ जाएं तो आप एग्ज़ाम में बिना पेन रुके तेज़ी से लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे पहले आता है नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का नियोजन अत्यंत व्यवस्थित था, जहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जो और चौड़ी और सकरी गलियाँ थी। मुख्य सड़कों पर जल निकासी के लिए अच्छी व्यवस्था थी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, वहाँ की जो गलियाँ थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये एक गली जा रही है और दूसरी ये जा रही, तो कहने का मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रही है ना। तो उस टाइम भी जो वहाँ की सड़कें हुआ करती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण में काटती थी, जिसे हम समकोण कहते हैं। और आज के टाइम में भी आपने देखा होगा कि सड़कें ऐसी ही बनती हैं और कई कई जगहों पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, पर जो हड़प्पा सभ्यता में जो गलियां पाई गई हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती है, जिससे हमें पता लगता है कि उस टाइम की जो टेक्नोलॉजी थी, लोगों की सोच समझने की शक्ति थी, वो काफ़ी विकसित थी। उस टाइम जो लोग ऐसे गलियां बनाते थे। और दूसरी बात यहाँ पे कही गई है कि जो मुख्य सड़क थी ना बाहर की तरफ, वहाँ पे जल निकासी के लिए अच्छी व्यवस्था थी। कहने का मतलब जैसे ही गलियां जा रही हैं तो आज के टाइम में भी जैसे साइड साइड में से नाली जा रही होती हैं, तो उस टाइम में भी थी। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, वास्तुकला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े ईंटों से बने मकान, सार्वजनिक स्नानघर, अनाज भंडार पाए गए हैं। ग्रेट बाथ, जिसे महान स्नानघर के नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो का प्रमुख संरचना है, जो कि सार्वजनिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। वास्तुकला से हमें यह पता लगता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े मकान पाए गए हैं जो कि पक्की ईंटों से बने थे, स्नान घर पाए गए हैं, अनाज भंडार पाए गए हैं जिसमें वो लोग अनाज इकट्ठा करके रखते थे, जैसे कि कभी कोई आपदा आ जाए तो उस टाइम ये लोग इसका प्रयोग कर सकें। और महान स्नानघर जो कि मोहनजोदड़ो की प्रमुख संरचना है, ये लोग इसे माना जाता है कि कभी कोई इनका फेस्टिवल होता था उसमें उस चीज़ के लिए यहाँ ये पूजा करते थे और गांव के सभी लोग यहाँ पे स्नान करते थे। इसकी तीसरी व्यवस्था है जल निकासी व्यवस्था। इस सभ्यता में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। नालियों को ढककर बनाया गया था और उन्हें नियमित रूप से साफ किया जाता था। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। जो इसमें गलियां थी ना हड़प्पा सभ्यता की, जैसे आज के टाइम में गलियां बनाई जाती हैं वैसी बनती थी उस टाइम भी। और इन्हें नालियों को पत्थरों से ढक दिया जाता था ताकि इसमें कूड़ा कचरा ना जाए, और इन्हें समय समय पर साफ किया जाता था। इसकी चौथी विशेषता आर्थिक व्यवस्था है इसकी। हड़प्पा के लोग कृषि, व्यापार और शिल्प संलग्न, अनाज, कपास और विभिन्न फसलें उगाई जाती थी। ये जो लोग थे उस टाइम अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कृषि भी करते थे, व्यापार करते थे, अनाज, कपास, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते थे। और व्यापार के लिए ये लोग जल मार्ग, स्थल मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। जल मार्ग मतलब समुद्री के रास्ते, और स्थल मार्ग जो हम रास्ता नॉर्मली यूज़ करते हैं वो। और उसकी पांचवी विशेषता की बात की जाए तो इसकी लिपि और मुद्राएं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है। वह छोटी छोटी मुद्राओं पर चित्रलिपि का उपयोग करते थे, जिनमें जानवर, पक्षियां, मानव आकृतियां के चित्र सम्मिलित होते थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है, इस वजह से लोग इसे रहस्यमय लिपि भी कहते हैं। और जैसे ये पेज है, हम बाएं से दाएं लिखते हैं, पर ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे, उल्टा चलता था इनका सिस्टम ऐसे इस टाइप में। अब बात कर लेते हैं धर्म और समाज की। हड़प्पा के लोग प्राकृतिक तत्वों और पशुपति शिव के प्रारंभिक रूप की पूजा करते थे। समाज में वर्गों का विभाजन था, लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कहने का मतलब जो धर्म था, उस टाइम ये लोग शिव जी की पूजा करते थे, जिनको लोग पहले पशुपति के नाम से जाना करते थे। समाज में वर्ग विभाजन था, मतलब जाति भेदभाव उस टाइम भी था कि बड़ी जाति छोटी जाति, और महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी।
इस टाइम तक महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी रही जब तक हड़प्पा सभ्यता चली, लेकिन इसके बाद जब वैदिक काल आता है, वैदिक काल में इनके लिए नए नए रूल बनाए गए कि इनको समाज में पुरुषों की बात माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए हमेशा। ऐसे ऐसे कुछ नियम ये समाज में लेकर आए थे उस टाइम पर। अभी इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी महिलाओं की। अब हम बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हो गया, इसके पतन के कारण क्या थे। तो पहला कारण जो माना जाता है वो जलवायु परिवर्तन माना जाता है। कुछ विद्वान का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। सिंधु नदी का प्रवाह बदल जाने से कृषि प्रभावित हुई और जीवन का यापन कठिन हो गया। कहने का मतलब माना जाता है कि जो सिंधु नदी आ रही थी ऐसे, उसका प्रवाह जलवायु परिवर्तन के कारण बदल गया, वो इस तरफ घूमने लग गई। तो मान लो यहाँ पर गांव था जिससे लोग कृषि वगैरह करते थे, तो नदी ये पास में हुआ करती थी, पर अब ये रास्ता यहाँ से जाने लग गया तो दूर हो गई नदी। मतलब मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, पर जो नदी का रुख बदला होगा वो काफ़ी बदल गया होगा, जिससे लोगों को कठिनाई हुई और इस सभ्यता का नाश हो गया। पतन का दूसरा कारण माना जाता है पर्यावरणीय संरक्षण। लगातार वनों की कटाई और कृषि भूमि का अधिक प्रयोग करने से भूमि की उर्वरता घट गई, जिससे उत्पादन में कमी आई। कहने का मतलब माना जाता है हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो लगातार वनों की कटाई कर रहे थे, जिससे जलवायु में परिवर्तन आया और वहाँ पे नदी ने रुख बदला। क्या पता ऑक्सीजन की कमी होने लग गई हो लोगों को, और कृषि भूमि का अधिक प्रयोग करने लग गए थे, जिससे उसकी उर्वरता घट गई। वहाँ पे अब कोई भी फसल उगा रहे थे वो फसल उगने में नाकाम हो रही थी, जिससे लोगों को अनाज की कमी आई और ये सभ्यता का अंत हो गया। तीसरा और सबसे मुख्य कारण माना जाता है भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं। भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने नगरों को नुकसान पहुंचाया और निवासियों को अन्य क्षेत्र पर जाने पर मजबूर कर दिया। कहने का मतलब जितनी भी ये जो आपदाएं आ रही है ना, इसका मतलब ये मत सोचना कि वो लोग उसकी वजह से वहाँ मर गए, जैसे कि नदी ने रुख चेंज कर लिया अपना, जलवायु परिवर्तन हुआ, तो ये नहीं कि जिसके वजह से वो परेशान हुए या लोग मर गए वहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है, वो परेशान होकर दूसरी जगह पे चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी सभ्यता को बसाया होगा। चौथा कारण आक्रमण को माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। उन्होंने हड़प्पा के नगरों को नष्ट किया और वहाँ के निवासियों को भगाया। कहने का मतलब जो ये आर्य थे ना, वही हैं जिन्होंने जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसी काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सब लिखे गए थे। चारों जो वेद हैं हमारे इसी युग में लिखे गए थे, इनके द्वारा लिखे गए थे, और यहीं से महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी खराब होने लग गई थी। पांचवा कारण माना जाता है सामाजिक और आंतरिक संघर्ष। कुछ विद्वानों का मानना है कि आंतरिक संघर्ष सामाजिक असमानता और सत्ता का केंद्रीकरण के कारण भी हो सकता है। लेकिन हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा हो जो सब पे राज चलाता हो, ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर भी कुछ विद्वानों का मानना है, तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा कि वहाँ पर एक सत्ता का केंद्रीकरण हो गया होगा, सामाजिक असमानताएं देखी गई होंगी कि तू छोटी जाति का है, ये मत कर वो मत कर, पर हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई कारक एक साथ कार्यरत थे। इन कारणों के संयोजन ने इस महान सभ्यता को अपने अंत की ओर ढकेल दिया। कहने का मतलब जो हमने ये 5 कारण पढ़े, ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण माने जाते हैं। और एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है कि पहले हेडिंग डाल देनी है, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करना है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता की धार्मिक और सामाजिक संरचना का वर्णन करें। इसमें हमें वैदिक सभ्यता की धार्मिक और सामाजिक संरचना का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं धार्मिक संरचना। वेद और उपनिषद। वैदिक सभ्यता का धर्म वेदों पर आधारित था, जिन्हें 4 प्रमुख वेदों में विभाजित किया गया था: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की ऋचाओं, मंत्रों और स्मृतियों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है जो दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों पर केंद्रित है। तो हमने जाना जो ये वैदिक सभ्यता थी ये अपने 4 वेदों पे आधारित थी: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो सबसे पहले लिखा गया था, और इसमें देवताओं की स्तुति और यज्ञ करने के लिए मंत्र लिखे गए थे। और दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ था यज्ञ करने के कर्मकांड, कि किसी भी यज्ञ को कैसे करना है, उसके जो नियम थे वो यजुर्वेद में लिखे हुए थे। और सामवेद रिलेटेड है संगीत से, संगीत वगैरह जो होता है उस चीज़ से रिलेटेड होता था। और अथर्ववेद की हम बात करें तो इसमें जादू टोना मिलता है हमें, काला जादू, ऐसी ऐसी बातें इसमें मिलती है। वेदों में
ऋषिकाओं, मंत्र, स्तुतियाँ, इन सब का संग्रह है। इसमें मंत्र वगैरह भी लिखे हुए हैं, नियम भी लिखे हुए हैं। वेदों का एक अंतिम भाग है जो दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों का केंद्रित है। दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, देवताओं की पूजा। वैदिक धर्म में बहुदेववाद का प्रचलन था। बहुदेववाद का मतलब यह है कि यहाँ पर कई देवताओं को पूजा जाता था। यहाँ पे सिर्फ स्पेशल नहीं था कि सिर्फ एक ही देवताओं की पूजा की जाएगी। यहाँ पे प्रमुख देवता थे इंद्र, जो कि वर्षा और युद्ध के देव माने जाते थे, और दूसरे हैं अग्नि, इसे अग्नि के देव माना जाता था, और वरुण को जल और नैतिकता का देवता माना जाता था, और सोम को पौधे और रस के देवता माना जाता था। ये लोग इसमें शामिल थे प्रमुख देवताओं में। ये देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे कि इंद्र जी बारिश कराते थे, अग्नि अग्नि भी जरूरी है, वरुण जल और नैतिकता, और सोम पौधे और रस के देवता थे। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान। यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह एक धार्मिक अनुष्ठान था जिसमें अग्नि में आहुति दी जाती थी। यज्ञ के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था और उनकी कृपा प्राप्त की जाती थी। यज्ञ का आयोजन पुरोहितों द्वारा किया जाता था। तो इसमें दोस्तों में पता लग रहा है कि वैदिक धर्म में सबसे ज़्यादा यज्ञ को महत्वपूर्ण दी जाती थी। तो दोस्तों इसमें हमें पता लगता है जो वैदिक काल था उसमें धर्म को सबसे आगे रखा जाता था और इसमें सबसे ज़्यादा यज्ञ कराए जाते थे। यज्ञ इसमें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी जिसमें लोग अग्नि में आहुति देते थे और देवताओं को प्रसन्न करते थे। ये एक तरीका था जिससे वो देवताओं की कृपा हासिल करते थे। चौथा पॉइंट है मंत्र और स्तुतियाँ। वैदिक सभ्यता में मंत्र और स्तुतियों का महत्वपूर्ण स्थान था। ये मंत्र स्तुतियाँ देवताओं की स्तुति और आह्वान के लिए उपयोग किए जाते थे। वेदों में इनका विस्तृत संग्रह है। ये ऋग्वेद की बात हो रही है। ऋग्वेद में मंत्र और स्तुतियों का संग्रह मिलता है हमें, और ये मंत्र यज्ञ करते हुए काम आते हैं। उस टाइम जब आहुति दी जाती है आग के अंदर, अग्नि के अंदर, तो उस टाइम इस मंत्रों को बोला जाता है और देवताओं को बुलाने के लिए इनका जाप किया जाता है। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, आत्मा और ब्रह्मा। वैदिक धर्म में आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा, और ब्रह्मा, सर्वोच्च आत्मा की अवधारणा महत्वपूर्ण थी। उपनिषदों में यह विचार विकसित हुआ कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही हैं। यह विचार वेदांत दर्शन का एक मूलभूत सिद्धांत बना। तो दोस्तों इस पॉइंट में बात करी जा रही है आत्मा और ब्रह्म आत्मा की। कहने का मतलब जो आत्मा है वो व्यक्तिगत आत्मा, जो सिंपल आत्मा होती है, और ब्रह्मा जिसको सर्वोच्च आत्मा माना जाता है। उपनिषदों में यह विचार विकसित हुआ कि आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। तो यह विचार वेदांत दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बना। उपनिषद भी एक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि जो आत्मा और ब्रह्मा आत्मा है वो दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है। तो इसी विचार को वेदांत दर्शन का मूलभूत सिद्धांत बनाया गया। अब बात कर लेते हैं वैदिक काल की सामाजिक संरचना की। पहला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। वैदिक समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। इसे 4 मुख्य वर्णों में विभाजित किया गया था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो लोग थे इनमें समाज में सबसे ऊंचा दर्जा मिलता था इनको, और ये लोग ज्ञान देते थे और ज्ञान लेते थे। ये लोगों की शादियाँ कराते थे, अंतिम संस्कार कराते थे, कोई भी शुभ कार्य शुरू हो रहा है तो उसके लिए हवन कराते थे। तो समाज में इनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था। फिर आते हैं क्षत्रिय लोग, योद्धा और शासक, समाज की रक्षा और प्रशासन का कार्य यही करते थे। कहने का मतलब कि यही लोग सेना में शामिल होते थे, शासक बनते थे, समाज की रक्षा करते थे ये लोग सेना बनकर, और प्रशासन का कार्य ये संभालते थे। प्रशासन के कार्य से तात्पर्य यह है कि कोई भी जो सरकारी कार्य होता था तो यही लोग संभालते थे, जो क्षत्रिय वर्ग के लोग होते थे। कहने का मतलब जितने भी 4 वर्ग है ना, ये सबको अपना अपना काम करते थे। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बन सकता था, क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं बन सकता था। जन्म के आधारित पे ये था कि ब्राह्मण के घर में कोई लड़का पैदा हो गया तो वो लोग ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय के घर में कोई पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय बनेगा। फिर आते हैं वैश्य। समाज में तीसरा स्थान इनका होता था। तो ये लोग व्यापार करते थे, कृषक होते थे, आर्थिक कार्य व्यापार में लगे रहते थे हमेशा ये लोग। कहने का मतलब फसल भी यही उगाते थे, व्यापार भी यही करते थे। और उसके बाद आते हैं शूद्र लोग। इन लोगों का काम होता था ऊपर के तीनों वर्ग के लोगों की सेवा करना। ये सेवक थे, श्रमिक थे, समाज की सेवा करते थे। तो आपको आई समझ आ गया होगा ये।
दूसरा पॉइंट है आश्रम व्यवस्था। वैदिक समाज में जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले के लोग जो थे ना, वो मानते थे वो जीवन 100 साल का होता है, तो उसे 4 भागों में बांट देते थे। 1 से 25, 25 से 50। तो 1 से 25 में ये लोग मानते थे कि कोई भी बच्चा हो, उसे 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तथा आश्रम में रहना चाहिए। और 25 से 50 में विवाह की तैयारी करनी चाहिए, विवाह करना चाहिए, बच्चे करने चाहिए तथा उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए 50 साल तक। फिर आता है 50 से 75 तक का जीवन और 75 से 100 साल तक का जीवन। इसे जीवन का तीसरा चरण माना जाता है और इसमें बोलते हैं कि मनुष्य को अपने सांसारिक चीज़ों से मोह हटा देना चाहिए। अपनी पत्नी का मोह, परिवार का मोह, और किसी से कोई कर्ज लिया है तो उसे वापस दे देना चाहिए 50 से 75 की उम्र में। और फिर आता है चौथा चरण, आखिरी चरण है ये, 75 से और 100 साल की उम्र में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति में निकल जाना चाहिए और आध्यात्मिक ध्यान में ध्यान देना चाहिए। तो आई होप आपको ये चारों चरण समझ आ गए होंगे। अब से धीरे धीरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ते हैं हम। पहला उसमें पॉइंट होता है ब्रह्मचर्य। इसमें कोई भी मनुष्य भी बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, तो उससे पहले विद्यार्थी जीवन जीना होता है इसके अंदर, जिसमें शिक्षा और आत्म संयम का पालन किया जाता था। इसमें वह बच्चा 25 साल तक की उम्र में आश्रम में रहता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। दूसरा पॉइंट है गृहस्थ्य। कहने का मतलब अब व्यक्ति 25 साल का हो गया है और उसे 50 साल तक अपने घर में अपना जीवन बिताना है, जिसमें उसे विवाह करना है, परिवार बनाना है, समाज में उत्तरदायित्व बनना है, अपने दायित्वों को निभाना है समाज में। तीसरा पॉइंट आता है वानप्रस्थ। इसमें व्यक्ति 50 साल का हो जाता है और उसे अब धीरे धीरे सांसारिक चीज़ों से दूर जाना होता है, क्योंकि उसे मोक्ष प्राप्त करना है। तो धीरे धीरे वो 50 से 75 साल तक अब सांसारिक चीज़ों से दूर होता है और तथा इसमें मुकाम हासिल करता है। फाइनली चौथा पॉइंट, जब वो 75 साल का हो जाता है तो संन्यास की ओर जाता है। सन्यासी जीवन जीता है, जिसमें व्यक्ति संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक साधना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए समर्पित होता है। ये वो 4 पॉइंट्स है जिसके द्वारा आश्रम व्यवस्था चलाई जाती थी, जिसमें व्यक्ति 1 से 25 साल तक आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता था और 25 से 50 तक गृह गृहस्थी संभालता था, समाज में अपना दायित्व देता था, और 50 से 75 साल तक की उम्र में वो धीरे धीरे सांसारिक चीज़ों से दूर होता था, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त करने में आसान हो। और जब वो 75 साल का हो जाता था तो वो गृह गृहस्थी छोड़कर किसी शांत जगह पर चले जाता था, जिससे वो मोक्ष प्राप्ति की साधना कर सके। तीसरा पॉइंट है परिवार और विवाह। परिवार वैदिक समाज की मूल इकाई थी। परिवार पितृसत्तात्मक था और पिता को परिवार का मुख्य माना जाता था। मैंने आपको पहले समझाया था, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, तो उसमें जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। पर धीरे धीरे जैसे वैदिक काल आया तो इसमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था आ गई, जिसमें परिवार का मुख्य पिता होता था या भाई या पति होता था। कहने का मतलब सबसे पहले जो लड़की होती थी कोई भी, उसे अपने पिताजी के अंडर में रहना होता था या भाई के अंडर में रहना होता था। फिर शादी के बाद वो अपने पति के बंधन में रहती थी। कहने का मतलब पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी उसमें महिलाओं को सिर्फ पुरुषों की सेवा करनी थी। तो यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति थी ना, वो थोड़ी सी खराब होने लग गई थी। विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक संस्कार था। इसे एक पवित्र बंधन माना जाता था, जिसमें दोनों परिवार का सहयोग और समर्थन होता था। इसमें अरेंज मैरिज की बात हो रही है। जो विवाह था उसे बहुत धार्मिक संस्कार माना जाता था और पवित्र बंधन मानता था, जिसमें दो परिवारों का सहयोग होता था और समर्थन होता था, और बाद में इनकी रिश्तेदारी काफ़ी अच्छी होती थी, और बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो यह परिवार एक दूसरे की मदद करता था। चौथा पॉइंट है शिक्षा और गुरुकुल प्रणाली। शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था और इसे गुरुकुलों में प्राप्त किया जाता था। ये आश्रम व्यवस्था का पहले चरण की बात हो रही है, जिसमें व्यक्ति 1 से 25 साल तक की उम्र में आश्रम में रहता था, अपने गुरुओं की बात मानता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। गुरुकुल प्रणाली के तहत विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर वेदों, शास्त्रों और अन्य विद्याओं की शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना था। पांचवा पॉइंट है स्त्रियों की स्थिति। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। कहने का मतलब जब वैदिक काल स्टार्ट ही हुआ था तो इनकी स्थिति महिलाओं की काफ़ी अच्छी थी। उस टाइम उन्हें शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार था।
कई स्त्रियों वेदों की ऋचाओं की रचना करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। कहने का मतलब ये वैदिक काल का समय है। स्टार्टिंग में यहाँ तक स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी रही, और कहने का मतलब धीरे धीरे जैसे इसका अंत होने वाला था, तो यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति काफ़ी बेकार होने लग गई। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, वैदिक सभ्यता की धार्मिक और सामाजिक संरचना ने भारतीय समाज और संस्कृति की नींव रखी। इन विचारों और व्यवस्थाओं ने भारतीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब, जो वैदिक काल में कोई चीज़ स्टार्ट हुई थी, यज्ञ वगैरह, उनका प्रभाव आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में देखा जा सकता है। लोग आज भी अपने घर में हवन करवाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो वैदिक सभ्यता के द्वारा स्टार्ट हुई थी, और आज भी भारतीय समाज में इसको देखा जाता है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर एक निबंध लिखिए। तो इसमें हमें बताना है, गुप्त साम्राज्य में जो सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की थी ना, तो उस बारे में हमें वर्णन करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। इन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, पर इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। मतलब ये थे, इन्होंने स्टार्ट किया था गुप्त साम्राज्य, पर ये इतने महान शासक नहीं रहे थे, इन्होंने कुछ ज़्यादा कार्य नहीं करे थे। पर जब चंद्रगुप्त प्रथम आए तो उनको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना, क्योंकि उन्होंने ऐसे कई सारे काम किए जिससे गुप्त साम्राज्य बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाया। तो आइए बात कर लेते हैं गुप्त साम्राज्य के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों की। गुप्त साम्राज्य लगभग 320 से 550 ईस्वी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था, जिसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में सांस्कृतिक वैज्ञानिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई, जो आज भी भारतीय सभ्यता की धरोहर के रूप में विद्यमान है। तो सबसे पहले सांस्कृतिक उपलब्धियां देख लेते हैं। साहित्य और शिक्षा। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का व्यापक विकास हुआ। इस युग में अनेक महान साहित्यकारों और कवियों का उदय हुआ, जिसमें कालिदास प्रमुख थे। कालिदास की रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम आज भी साहित्य उत्कृष्टता के प्रति मानी जाती हैं। मीन्स गुप्त काल में संस्कृत भाषा का व्यापक विकास हुआ। इस युग में अनेक महान साहित्यकार थे, जिसमें से प्रमुख हमारे कालिदास जी थे, जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, जो आज भी भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्णता निभाती है। इसके अलावा विशाखादत्त, मुद्राराक्ष और शूद्रक की मृच्छकटिक भी इस युग की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का विकास हुआ, जहां विद्यार्थियों को विभिन्न विधाओं की शिक्षा दी जाती थी। तो कालिदास जी की तरह भी और भी साहित्यकार और कवि थे, जिनकी किताबें थीं विशाखादत्त, मुद्राराक्ष और मृच्छकटिक। ये भी इस युग की प्रमुख रचनाएं हैं। और नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का विकास भी गुप्त साम्राज्य में हुआ था, जहाँ पे विद्यार्थियों को विभिन्न विधाओं की शिक्षा दी जाती थी। और मैं आपको बता दूं, जो ये नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से भी आप जानते होंगे, ये उस टाइम का बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, क्योंकि यहाँ पर कई यात्री जो आते थे, पढ़ते थे, बाहर से, चीन से आते थे, अलग अलग देशों से आते थे। कौटिल्य जो हमारे चाणक्य हैं, उन्होंने भी यहाँ पर पढ़ाया है। चीनी यात्री फायान वगैरह ये सारे यहाँ पे आके पढ़ते थे। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, कला और वास्तुकला। गुप्त काल में कला और वास्तुकला का भी अभूतपूर्व विकास हुआ। इस युग में मूर्तिकला, चित्रकला और मंदिर निर्माण कला में नई ऊंचाइयों को छुआ गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है, इस युग की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं के जीवन और भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रण मिलते हैं। तो इससे हमें पता लगता है, जो गुप्त काल था उसमें कला वास्तुकला का बहुत विकास हुआ था, जिसमें मूर्तिकला, चित्रकला और मंदिर निर्माण काफ़ी ज़्यादा हुए थे। इन्होंने नई नई ऊंचाइयों को छूना स्टार्ट कर दिया था। और अजंता और एलोरा की गुफाएं, जिन्हें आज यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल, जिसे हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहते हैं, जो हमारे भारतीय पुरातात्विक बिल्डिंगें, इमारतें जो होती हैं, उनको संभालने में मदद करता है। जो कोई भी बेशकीमती चीज़ें होती हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाओं की जो विशेषता है, उसमें यह विशेषता है कि उसमें बौद्ध भिक्षुओं के जीवन और भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र मिलते हैं।
तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, धर्म और दर्शन। गुप्त काल में हिंदू धर्म का व्यापक प्रसार हुआ। इस युग में ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म का विकास हुआ। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, पुराणों का संकलन भी इसी काल में हुआ। इसके साथ ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी संरक्षण और विकास हुआ। तो कहने का मतलब गुप्त काल में हिंदू धर्म का व्यापक प्रसार हुआ, जिसमें हमें ब्राह्मण, वैष्णव और शैव धर्म जैसे नए नए धर्म उभरते हुए देखने को मिले। और साथ में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का भी संरक्षण था इसमें, क्योंकि राजा का बहुत सपोर्ट होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। और धार्मिक ग्रंथ और पुराणों का संकलन भी इसी काल में हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अब देख लेते हैं वैज्ञानिक उपलब्धियां। पहला आता है गणित। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई। आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो की खोज की थी, जो इस युग में महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, उन्हें आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने शून्य की अवधारणा को स्पष्ट किया और पाई के मान की सटीक गणना की। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में अंकगणित और बीजगणित के सिद्धांत का वर्णन दिया। तो कहने का मतलब गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई, जिसमें आर्यभट्ट का योगदान था। इन्होंने शून्य की अवधारणा को स्पष्ट किया और पाई के मान की सटीक गणना की। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र मतलब ब्रह्मांड का जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो खगोल शास्त्र में हमें मिलता है। खगोल शास्त्र के क्षेत्र में भी गुप्त काल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों और पृथ्वी के गोलाकार होने के सिद्धांत को स्पष्ट किया। उनकी गणनाएं आज भी खगोल शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ग्रहों की गति बताई, सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारण बताया कि इनमें ग्रहण क्यों लगता है, पृथ्वी के गोलाकार होने का सिद्धांत को स्पष्ट किया कि जो पृथ्वी हमारी गोल है। उनकी गणनाएं आज भी खगोल शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनका योगदान आज भी हमें याद रहता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ। चरक और सुश्रुत जैसे महान चिकित्सकों ने चिकित्सा शास्त्रों के ग्रंथ का संकलन किया। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में विभिन्न रोगों के उपचार, शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया। कहने का मतलब चरक और सुश्रुत जैसे महान चिकित्सकों ने गुप्त काल में चिकित्सा शास्त्रों का संकलन किया, जिसके वजह से कई रोगों का उपचार इन्होंने इसके अंदर लिखा और इसकी तकनीकों को इसके अंदर सही से वर्णन किया कि कोई भी रोग का उपचार कैसे किया जा सकता है और उसके नियम क्या होते हैं। इसके बारे में इन्होंने सही से वर्णन किया है अपने ग्रंथों के अंदर। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, धातु और विज्ञान। गुप्त काल में धातु विज्ञान का भी विकास हुआ। दिल्ली के लौह स्तंभ, जो आज भी जंग रहित अवस्था में है, इस युग की धातु कर्म की उत्कृष्टता का उदाहरण है। इस स्तंभ की संरचना और निर्माण तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय है। जिस लौह स्तंभ की इसके अंदर बात हो रही है वो आज कुतुब मीनार के अंदर खड़ा हुआ है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी हुई है। आज के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि उस टाइम के जो रचनाकार थे उन्होंने ऐसी कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जिससे ये धातु बना पाए ये लोग, जिसमें जंग नहीं लगती। आज के समय आप कुतुब मीनार जाएंगे तो उस लौह स्तंभ को देख सकते हैं, उसमें आज तक जंग नहीं लगी हुई है, जो कि आज के वैज्ञानिकों के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। तो निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं गुप्त साम्राज्य काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, जिसमें सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई। इस युग ने भारतीय सभ्यता को नई दिशा और गति प्रदान की। इसकी धरोहर आज भी भारतीय सांस्कृतिक और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां भारतीय इतिहास में सदैव स्मरण रहेंगी। तो कहने का मतलब यह है, जो गुप्त साम्राज्य में उस समय सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल हो गई थी, उससे आज भी भारतीय सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। इसलिए गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह के कारण और उसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। तो इसमें हमें बताना, जो 1857 की क्रांति थी तो उसके कारण क्या थे और उसके प्रभाव क्या क्या हुए, इस बारे में हम क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह भारतीय इतिहास सैनिक
सिपाहियों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही इसमें आम जनता भी शामिल हो गई। इस विद्रोह के कई कारण थे और इनके प्रभाव भी दूरगामी थे। जो ये 1857 का विद्रोह था, इसे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, वो बहुत बड़े स्तर पे हुआ था। सिपाहियों से शुरू होकर इसमें धीरे धीरे आम जनता भी शामिल हो गई थी, जिसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के नाक में दम कर दिया था। और माना जाता है कि इसी विद्रोह के दौरान हमारा देश भारत आज़ाद हो जाता, पर कुछ लोग जो हमारे इंडियन ही थे वो अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं, जिसके वजह से ये विद्रोह दब जाता है। तो आइए इनके कारणों की बात कर लेते हैं। विद्रोह के कारण, पहले राजनीतिक कारण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक कुशासन और हड़प नीति ने कई भारतीय रियासतों को उनके राज्य से बेदखल कर दिया। नवाब वाजिद अली शाह और अवध के सिंहासन से हटाना, सतारा, झांसी, नागपुर और अन्य राज्यों का विलय और रानी लक्ष्मीबाई की गोद ली हुई संतान को उत्तरदायी न मानना, इस घटना ने विद्रोह की नींव रखी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक कुशासन और हड़प नीति जैसी नीतियों को लागू कर दिया था, जिससे भारतीय रियासतों को उनके राज्य से बेदखल कर दिया गया था। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने जो अपनी संतान थी वो गोद ली थी, तो उनका उत्तराधिकारी अंग्रेज इनको नहीं मान रहे थे। तो कहीं ना कहीं यही कुछ कारण थे जिसके द्वारा 1857 की क्रांति के ये कारण बने। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों ने भारतीय किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों को बर्बाद कर दिया था। भारी कर, भूमि कर प्रणाली, अंग्रेजों द्वारा भारतीय उद्योगों का विनाश जैसे कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और लोगों में असंतोष बढ़ता गया। कहने का तात्पर्य साफ है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों को बर्बाद कर दिया था। उन पर भारी कर लगाया था, कर प्रणाली नई नई बना रहे थे, और जो भारतीय उद्योग थे उनका विनाश कर दिया था, अपने उद्योगों को वहाँ पे लगा रहे थे। इन जैसे कारणों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया और लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा फूट पड़ा। तो ये भी एक कारण है विद्रोह का। तीसरा कारण है सामाजिक और धार्मिक कारण। ब्रिटिशों द्वारा भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप ने भी असंतोष बढ़ाया। सती प्रथा, बाल विवाह जैसे सामाजिक सुधारों के बावजूद अंग्रेजों का ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और धार्मिक आस्थाओं में हस्तक्षेप भारतीयों को आकर्षित कर रहा था। हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक विश्वासों का अपमान, जैसे कि गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, विद्रोह का प्रमुख कारण बना। जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ये सिपाहियों द्वारा ही हुआ था, क्योंकि इन सिपाहियों को मई के महीने में पता लगा था कि जो इनको कारतूस दिए जा रहे हैं उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिली हुई है, जिससे हिंदू और मुसलमान के साथ धार्मिक खिलवाड़ हो रहा है। तो सारे सैनिक इस बात से भड़क गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये विद्रोह स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशों द्वारा भारतीय समाज में सती प्रथा और बाल विवाह जैसे सामाजिक सुधार तो किए गए, जो कि काफ़ी अच्छे थे, जो कि होने भी चाहिए थे वो बदलाव, और आज भी ये चल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ये जो अंग्रेज थे ना, वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, जिससे हिंदू और मुस्लिम में असंतोष पैदा हुई। चौथा है सैन्य कारण। भारतीय सैनिकों के साथ ब्रिटिश अधिकारियों का दुर्व्यवहार, वेतन और असुविधा जैसे भेदभाव और भारतीय सैनिकों की पदोन्नति में बाधाएं, ये सभी कारण विद्रोह के लिए मुख्य उत्प्रेरक बने। मेरठ में चर्बी वाले कारतूस मुद्दे ने सैनिकों के बीच विद्रोह की चिंगारी जलाई। के शासनकाल के समय यहाँ पर दोनों सैनिक मौजूद होते थे, भारतीय और अंग्रेज, पर इनके बीच में बहुत भेदभाव देखने को मिलता था। जो अंग्रेज सैनिक होते थे उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, वेतन कम देते थे, सुविधाओं में भेदभाव था, ऐसे बहुत सारे भेदभाव वहाँ पे देखने को मिलते थे। इससे कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों का असंतोष बढ़ा और इन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी। विद्रोह के प्रभाव देख लेते हैं। राजनीतिक प्रभाव। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटेन क्राउन के अधीन कर दिया गया। 1858 का भारत सरकार अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत गवर्नर जनरल की जगह वायसराय नियुक्त किया गया। 1857 की क्रांति रुकी तो विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और सीधे भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। कहने का मतलब, जो ब्रिटिश सरकार है ना, जो वहाँ पे क्राउन पहन के जो भी राजा बैठा हुआ है, सीधा वही भारत पर शासन करेगा, सीधा ब्रिटेन से। और 1858 का भारतीय
सरकार अधिनियम पास किया, जिसके तहत गवर्नर जनरल की जगह वायसराय नियुक्त किया गया। अब कहने का मतलब वायसराय ही यहाँ पर राज करेगा। दूसरा प्रभाव देख लेते हैं, प्रशासनिक सुधार। ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय रजवाड़ों के साथ संधियां और समझौतों को पुनर्स्थापित किया और उनके अधिकारों की सुनिश्चित की। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, प्रशासनिक सुधार। ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय रजवाड़ों के साथ संधियां और समझौतों को पुनर्स्थापित किया और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया। स्थानीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई और कुछ सुधारात्मक कदम उठाए। 1857 की क्रांति खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने कई प्रशासनिक सुधार किए, जिसमें से था भारतीय रजवाड़ों के साथ संधियां और समझौतों को पुनर्स्थापित करना और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना। कहने का मतलब उन्होंने कह दिया था कि इतने एरिया तक तुम भारतीय राज करो और इतने एरिया तक हम राज करेंगे। स्थानीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई। जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्य होते हैं उसमें भी भारतीय लोगों को भागीदारी लेने का मौका मिला और ऐसे ही कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए, जिससे आगे चल के ऐसा विद्रोह कभी दोबारा ना हो। तीसरा पॉइंट है सामाजिक सुधार। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। कहने का मतलब इन्होंने कह दिया जिस धर्म को जैसा अपनाना है वैसे अपनाएं और जैसे उसे निभाना है वैसे निभाएं, और धार्मिक स्वतंत्रता की नीति अपनाएं। जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपना सकता है। सती प्रथा और बाल विवाह जैसे सुधारों को भी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुई। कहने का मतलब जो अंग्रेजों ने ये बाल विवाह और सती प्रथा बंद कर दी थी और दोबारा इन्होंने बोला कि अगर जो चाहता है उसे लागू कर सकता है। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, सैन्य सुधार। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में बड़े सुधार किए। भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी की गई और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। सेना में सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को बनाए रखा गया ताकि भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह ना हो सके। इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने कई तरह के बड़े बदलाव किए, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि भारतीय सेना की संख्या कम कर दी गई और उसमें ब्रिटिश सैनिकों को शामिल किया गया। पहले क्या होता था विद्रोह से पहले कि जो सबसे ज़्यादा सैनिकों की संख्या थी ना वो भारतीय सैनिक थे उसमें शामिल, और अंग्रेजों की संख्या कम थी उसमें, और वो लोग इन पे भेदभाव भी करते थे, इनको तनख्वाह कम देते थे, इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो अब क्या हुआ कि भाई ब्रिटिश सैनिक ज़्यादा बढ़ गए तथा सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को बनाए रखा गया ताकि भविष्य में ऐसा विद्रोह ना हो सके। कि सबको कह दिया भाई जिसको जो धर्म मानना है वो माने, जिसको जैसा मनाना है वो माने। अगला पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। विद्रोह के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण और भी कठोर हो गया। कृषि और उद्योग में ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव बढ़ गया, जिससे भारतीय किसानों और शिल्पकारों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों के अनुकूल ढाला गया। जब ये विद्रोह खत्म हो गया तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने बहुत बड़ा अपना हस्तक्षेप किया और जिससे कृषि और उद्योगों में उन्होंने अपनी नई नई नीतियों को शामिल किया। किसानों पे भर के टैक्स लगाया, जिससे किसानों और शिल्पकारों की स्थिति और भी नाजुक हो गई, और भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश हितों के अनुकूल ढाला। उनकी जैसी मर्जी करी, उनने नई नई नीतियाँ अपनाई और किसानों से कर वसूला। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना का उदय। विद्रोह ने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। यह विद्रोह भले ही सफल ना रहा हो, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्र संग्राम की नींव रखी। विभिन्न वर्गों समुदायों के लोग एकजुट हुए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। माना कि यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया, पर भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि जो इतने बड़े स्तर पे दंगे हुए, इतनी बड़ी क्रांति हुई, इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इसमें सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलकर लड़े, खासकर हिंदू और मुस्लिम जो कभी एक साथ नहीं होते थे, इनके बीच में कहीं ना कहीं भेदभाव रहता था, ये एक साथ मिले और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि अंग्रेजों की नाक में दम हो गया हो। पूरे भारतीय लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, और यह भारतीयों के लिए एक पहला आज़ादी का संग्राम था, जिससे इन लोगों को पता लगा कि एकता की ताकत क्या होती है। जब हम सब एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते। इनको एकता की ताकत का उस टाइम एहसास हुआ। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके कारणों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक असंतोष शामिल थे, और इसके प्रभाव दूरगामी और गहरे थे। इस विद्रोह ने भारतीयों को एकजुट होने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। यद्यपि विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी और इसने
आने वाले समय में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक जन समर्थन और संघर्ष का मार्ग प्रस्ताव किया। जो ये 1857 का विद्रोह हुआ था, ये बहुत बड़े स्तर पे हुआ था। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से ये असफल रहा, पर लोगों में ये चीज़ भावना जग गई थी कि हम एक साथ एकजुट हो जाएं तो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। अब लोगों को एकता की ताकत का अंदाजा लग चुका था। उनको पता था हम एक हो जाएं तो क्या से क्या नहीं कर सकते। इन्होंने भारतीय स्वतंत्र आंदोलन की नींव रख दी थी, जिससे इनको पता था कि अंग्रेजों को कैसे हराना है। किसी न किसी कारण से ये असफल रहा माना, पर 1947 में जो दोबारा आंदोलन हुए, उसमें इसकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। लोगों को पता था कि आंदोलन कैसे करने हैं, कहाँ करने हैं और क्यों करने हैं, और कौन सी गलतियां थी जो हमने 1857 में की थी, जो कि हमें दोबारा नहीं दोहरानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के विभाजन के कारणों और परिणामों का विस्तृत विश्लेषण करें। इसमें हमें बताना है कि जो भारत का विभाजन हुआ 1947 में, उसके कारण और परिणाम क्या थे। भारत का विभाजन 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था, जिसने दो स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया। इस विभाजन के कई कारण और इसके दूरगामी परिणाम हुए, जिन्हें समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले विभाजन के कारण पढ़ लेते हैं। धार्मिक असहमति और सांप्रदायिकता। ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव बढ़ा। मुस्लिम लीग ने विशेष रूप से 1930 के दशक में यह महसूस किया कि मुसलमानों के अधिकारों तथा हितों की रक्षा के लिए एक अलग मुस्लिम राज्य की आवश्यकता है। 1940 में लाहौर प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, जिससे विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत में ब्रिटिश शासन था, उस दौरान हिंदू और मुस्लिम के बीच ऐसी कई प्रक्रिया हुई जिसके दौरान इनके संबंधों में तनाव बढ़ा। मुस्लिम लीग ने विशेष रूप से 1930 के दशक में यह महसूस किया कि मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उन्हें एक मुस्लिम राज्य की आवश्यकता है। उन्होंने सोचा, मुस्लिम लीग ने, कि यहाँ पर कभी जब भारत आज़ाद हो जाता है तो यहाँ पर हिंदू की संख्या ज़्यादा है, जिसके कारण ये मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं देंगे, उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने सोचा कि हमें एक अलग राज्य की आवश्यकता है। 1940 में लाहौर प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, जिससे विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 1940 में जब लाहौर प्रस्ताव हो रहा था, उस टाइम मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। यहीं से विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश की फूट डालो और राज करो की नीति। ब्रिटिश शासन ने हिंदू और मुसलमानों के बीच विभाजन को बढ़ा दिया। उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर विभिन्न नीतियां अपनाई, जैसे कि अलग निर्वाचन प्रणाली, जिससे दोनों समुदायों के बीच विश्वास की कमी हुई। ब्रिटिश शासन जब चल रहा था भारत में, तो उन्होंने कई ऐसी नीतियां अपनाई थी जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ा, जैसे कि उसमें से अलग निर्वाचन प्रणाली। ये सबसे बड़ा कारण था इनके बीच तनाव का, जिससे ये एक दूसरे पर विश्वास करना बंद करते जा रहे थे। तीसरा सबसे बड़ा कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो गया और अपने उपनिवेशों को संभालना कठिन हो गया। युद्ध के बाद ब्रिटेन ने जल्द से जल्द भारत से अपना शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिससे विभाजन की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है, उसके बाद ब्रिटेन की आर्थिक रूप से कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण उपनिवेशों को संभालना कठिन हो जाता है। युद्ध के बाद ब्रिटेन ने जल्द से जल्द भारत से अपना शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया, क्योंकि इनको पता था कहीं ना कहीं भारत के लोग अब विद्रोह करने लग गए हैं और ये आर्थिक रूप से कमजोर हो गए वर्ल्ड वॉर टू के बाद। तो भारत में शासन करना अब आसान नहीं था, तो इन्होंने जल्दी से फैसला किया कि हमें भारत से जल्दी जल्दी अपना शासन समाप्त करके वापस चले जाना चाहिए। चौथा सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच असहमति। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद भी विभाजन का एक प्रमुख कारण था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा को लेकर आशंकित थे, जबकि कांग्रेस एक संयुक्त और अखंड भारत के पक्षधर थे। भारत की आज़ादी से पहले भारत में दो बहुत बड़ी विचारधारक शक्तियाँ थीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। इन दोनों के नेताओं के बीच हमेशा मतभेद रहता था, और जहां मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि भारत में हिंदुओं की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वह मुस्लिम के अधिकार उनसे छीन लेगी, उनके हितों की रक्षा वहाँ पे करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो वो सोचते थे कि हमें एक अलग राज्य की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने 1940 में लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग कर ली। और जहाँ कांग्रेस के नेता सोचते थे कि हमें एक अखंड भारत की शुरुआत करनी है।
तो इन दोनों पार्टियों के बीच हमेशा मतभेद रहते थे, तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है विभाजन होने का। अगला पॉइंट है सांप्रदायिक हिंसा। 1946 में डायरेक्टर एक्शन डे के बाद कलकत्ता और अन्य स्थानों पर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा विभाजन की अपरिहार्यता को दर्शाती थी। इसके परिणाम स्वरूप विभाजन की प्रक्रिया को तेजी से लागू किया गया। 1946 में डायरेक्टर एक्शन डे के बाद कलकत्ता और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुए। वह सब यही चाहते थे कि भारत से पाकिस्तान नामक एक देश निकलकर बाहर आए जिसमें सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी रहे। यह जो दंगे हो रहे थे वो सिर्फ तो सिर्फ एक अलग देश की मांग के लिए हो रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप विभाजन की प्रक्रिया को तेजी से लागू किया गया। अब विभाजन के परिणाम देख लेते हैं। जनसंख्या का स्थानांतरण। विभाजन के परिणाम स्वरूप लगभग 14 मिलियन लोग अपने घर से विस्थापित हुए। हिंदू, सिख और मुसलमान परिवारों ने भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर पलायन किया। इस स्थानांतरण के दौरान लाखों लोग हिंसा, बीमारी और कठिन परिस्थितियों के कारण मारे गए। जब ये अनाउंस हो गया कि भारत से निकलकर पाकिस्तान नामक एक देश बन चुका है, और उस टाइम लोगों के पास दो चॉइस रख दी, जिसको भारत में रहना है वो भारत में रह सकता है, जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रह सकता है। जो पाकिस्तान के हिस्से में लोग हैं वो भारत भी आ सकते हैं और भारत के लोग पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। तो उस दौरान लगभग 14 मिलियन लोग अपने घर से विस्थापित हुए। हिंदू, सिख, मुसलमान सभी परिवार के लोग इसमें शामिल थे, जिसके बीच लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को कई कई तरीके की बीमारियां लगीं, कठिन परिस्थितियां सामने आई, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था, किसी को कोई मार दे रहा था जब मर्जी। इस टाइम जो देश में माहौल चल रहा था वो बड़ा खतरनाक था। किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि भारत की ये दशा होगी। भारत अभी आज़ादी हुआ था और इसके अब दो टुकड़े होने जा रहे थे। कोई भी कहीं से आ रहा था, किसी को भी मार दे रहा था, लोगों के साथ अत्याचार हो रहे थे। दूसरा पॉइंट है सांप्रदायिक हिंसा। विभाजन के दौरान और बाद में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए और अनगिनत महिलाएं बलात्कार और अत्याचार की शिकार हुई। यह हिंसा भारत और पाकिस्तान के बीच की गहरी खाई को दर्शाती है। कहने का मतलब जब विभाजन हो रहा था, भारत के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के लोग भारत आ रहे थे, उस टाइम अनगिनत महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार हुआ। यह हिंसा भारत और पाकिस्तान के बीच की गहराई को दर्शाती है। लाखों लोग मारे गए और कई कई लोग तो अपनी बेटियों को जहर दे रहे थे क्योंकि उनके साथ कोई बलात्कार ना कर दे। इस खतरनाक मंजर को सबसे अच्छा गदर मूवी में दर्शाया गया है। आप सबने शायद गदर मूवी देखी भी होगी। उसमें जो सीन चल रहे थे ये कि ट्रेन में लाशें भर भर के आ रही हैं, ये टाइम सच में हुआ था। लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, ट्रेनें भर भर के आ रही थी लाशों से। भारत से पाकिस्तान जा रही थी, पाकिस्तान से भारत आ रही थी। लोग बदले की आग में पागल हो चुके थे उस टाइम। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक परिवर्तन। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में बड़े परिवर्तन हुए। भारत ने 1950 में एक गणराज्य के रूप में संविधान अपनाया, जबकि पाकिस्तान ने 1956 में अपना पहला संविधान अपनाया। भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हो चुका था, तो भारत ने 1950 में एक गणराज्य के रूप में अपना संविधान अपनाया और पाकिस्तान ने 1956 में अपना संविधान अपनाया। चौथा पॉइंट है कश्मीर विवाद। विभाजन के परिणाम स्वरूप कश्मीर का मुद्दा उभरा, जो आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का प्रमुख कारण है। कश्मीर पर दोनों देश के बीच कई युद्ध हुए और यह क्षेत्र आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य स्रोत है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद एक अहम मुद्दा उभर के सामने आया है, जो कि था कश्मीर मुद्दा। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है और भारत कहता है कश्मीर हमारा है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच कई युद्ध हुए, पर इसको आज भी सुलझाया नहीं गया है। मैंने कई मूवी भी देखी होंगी जो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे को दर्शाता है, पर इसे आज भी सुलझाया नहीं गया। यही एक मुख्य कारण है जिसके बीच आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है। पांचवा पॉइंट है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। विभाजन ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। विभाजन के समय कई उद्योग, व्यापार, मार्ग और कृषि क्षेत्र विभाजित हो गए, जिससे अधिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। इसके अलावा सामाजिक संरचना में भी बदलाव आया और दोनों देशों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा। विभाजन के बाद दोनों देशों की अर्थव्यवस्था नीचे की ओर
ढलती चली गई। विभाजन के समय कई उद्योग, व्यापार, मार्ग और कृषि क्षेत्र विभाजित हो गए। कहने का मतलब जो भी भारत के पास उद्योग, व्यापार, मार्ग वगैरह थे वो पाकिस्तान में भी बट गए, क्योंकि जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उसकी संपत्ति का भी बंटवारा हुआ था, जिससे आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। और विभाजन के बाद सामाजिक संरचना में भी बदलाव आया और दोनों देशों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ा। छठा पॉइंट है विदेश नीति और सुरक्षा। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी विदेश नीतियों और सुरक्षाओं रणनीतियों को विकसित किया। दोनों देशों ने शीत युद्ध के दौरान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में भाग लिया और अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद दोनों ने अपनी अपनी विदेशी नीतियों और सुरक्षा रणनीतियों को विकसित किया। कहने का मतलब शीत युद्ध, कोल्ड वॉर चल रही थी, तो उस दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बने जिसमें अलग अलग देशों को शामिल होना था। तो भारत और पाकिस्तान भी अलग अलग गठबंधन में शामिल हुए और अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाया। तो निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं भारत का विभाजन एक जटिल और दर्दनाक प्रक्रिया थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके कारणों में धार्मिक असहमति, ब्रिटिश नीतियां और सांप्रदायिक हिंसा शामिल थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या का स्थानांतरण और सांप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता जैसे कई मुद्दे उत्पन्न हुए। हालांकि विभाजन ने दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया, लेकिन इसके दर्दनाक प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। विभाजन का इतिहास हमें सिखाता है कि सांप्रदायिकता और विभाजनकारी नीतियों से कैसे बचा जा सकता है और एकजुटता और सहिष्णुता में महत्व को समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि भारत का विभाजन तो हो गया, पर ये एक दर्दनाक प्रक्रिया थी जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके कारणों में धार्मिक असहमति, ब्रिटिश नीतियां और सांप्रदायिक हिंसा शामिल थे। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी जनसंख्या में लोगों ने अपने घर को छोड़ा। हालांकि विभाजन ने दो स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया, लेकिन इसके दर्दनाक प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो मंजर चल रहा था वो काफ़ी भयानक था। लोगों के साथ कई तरीके से जुल्म किए जा रहे थे, उनको काटा जा रहा था, पीटा जा रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार हो रहा था। वो जो दर्द था लोग उसे आज भी महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो उसे भी कमेंट करके बताना। मैं दूसरा पार्ट इसका जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। और आपको मैंने ये जितने भी 5 क्वेश्चन कराए हैं इसमें आपको इसकी मेन हेडिंग याद कर लेनी है। मेन हेडिंग करने के बाद जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, धीरे धीरे समझाया है, आपको कुछ नहीं करना, मेन हेडिंग याद करके जानी है, थोड़ा बहुत समझना है और अपने शब्दों में लिखना है। ज़रूरी नहीं है जो इसमें लैंग्वेज मैंने दे रखी है उसी में आप रट्टा कर रहे हो, नहीं, आपको जैसा समझ आ रहा है वो वैसे याद करके जाना।